Assalamualaikum dear students. Today we will discuss very important topic that is black body radiation. सबसे पहले हम black body radiation में thermal radiation को define करेंगे. Then we will see the classical point of view about the radiations and intensity distribution curve of black body. And Planck's quantum theory इसका last part है, ये हम one by one discuss करेंगे. बहुत ही important topic है. सबसे पहले हम define करेंगे what are the thermal radiations. Any kind of energy radiated in the form of radiation from the hot bodies is known as thermal radiation. कोई भी हाई टेम्परेचर बॉडीज जो हीट है जो वो रिलीज करती हैं वो रिलीज्ड हीट को हम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं और उसे हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं. थर्मल मीन हीट एंड these thermal radiations depends upon the temperature and nature of the material from which they are radiating. तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है मेटालिक थिंग्स के ऊपर और डिफरेंट नेचर के ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो लो टेम्परेचर पे हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ जो रेडिएशंस हैं वो एमिट आउट होती है थर्मल रेडिएशंस, और इंफ्रारेड रीजन में ये फॉल करती हैं और उनको हम अपनी नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि किसी मेटल को जब हम हीट करने के लिए रखते हैं तो उसका जो कलर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. सबसे पहले हमें उसका जो कलर है फ्लेम के कलर की तरह फील होता है ब्लू, और फिर उसके बाद वो चेंज होता है रेड में, फिर रेड हॉट होने के बाद वो ग्रेजुअली चेंज हो जाता है वाइट में. तो ये जो कलर चेंज है एक्चुअली ये कलर चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ चेंज को. तो जैसे जैसे कलर चेंज होंगे वैसे वैसे शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है वो एमिट आउट होती रहेंगी. तो टेम्परेचर बेसिकली ये होता है कि आपके लो टेम्परेचर पर लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस की एमिशन होती है, उनकी एनर्जी कम होती है. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एनर्जी बढ़ेगी और रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती जाएगी. आपको पता है कि वेवलेंथ का मतलब है पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उनकी एमिशन जो है वो फास्ट हो जाएगी और एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी बॉडी से जब थर्मल रेडिएशंस जो है एमिट आउट होती हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं. तो उसमें यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये क्लासिकल थ्योरी का ग्राफ है कि इसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म में एमिशन होती है, यानी कि कुछ भी कि कोई भी इसमें ब्रेक नहीं आता. कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज में शो किया हुआ है कि आपके पास जो है वो एनर्जी बढ़ती जाती है. लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया तो ये प्रूव हुआ कि एक्चुअली कंटिन्यूसली जो है वो कंटिन्यूअस वेवलेंथ एमिशन नहीं है. रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है, डिफरेंट है. हर एक टेम्परेचर पे डिफरेंट काइंड की रेडिएशन और डिफरेंट वेवलेंथ के साथ एमिट आउट होती है. तो इस वजह से ये जो आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ये इनएडिक्वेट मीन थर्मल रेडिएशन का ये इनसफिशिएंट इसकी एक्सप्लेनेशन कंसिडर हुई. और इसमें यहाँ पर एक किया हुआ है कि हम ये ऐसा ही था कि क्लासिकली हम ये मीन्स ये चीज थी कि हम ये समझते थे कि आपके जो पार्टिकल्स हैं एक्सेलरेटेड, जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज पार्टिकल हैं जब वो एक्सेलरेट होते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर दैट इज अबव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे बिकम थर्मली एजिटेटेड. At certain temperature that is above absolute zero, they can emit or absorb the radiation, or that emission is in the form of continuous spectrum, जैसे मैंने अभी आपको शो किया है. लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में जब इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा नहीं था, कंटिन्यूस नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की, और वेवलेंथ जो है वो इतना कंटिन्यूस एक स्पेक्ट्रम नहीं था बल्कि उनमें चेंजेस थी. तो इस वजह से यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया ब्लैक बॉडी. और फिर ब्लैक आपको पता है कि फिजिक्स में या किसी भी साइंसेस में समटाइम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो बाद में एक्सप्लेन किए जाते हैं, या समटाइम थ्योरी होती है उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा जाता है. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ ब्लैक बॉडी पे, और यहाँ पे डेफिनेशन भी प्रेजेंट है आपकी इस बुक में. ब्लैक बॉडी इज बेसिकली एन आइडियल सिस्टम दैट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. ये परफेक्ट एब्सॉर्बर भी होती है ब्लैक बॉडी, और प्लस परफेक्ट रेडिएटर भी है. जितनी भी रेडिएशन ये एब्सॉर्ब करेगा उतनी ही ये एमिट आउट भी कर सकता है. तो ब्लैक बॉडी जो है वो बनाने का मेथड ये होता है कि सिंपल किसी भी ब्लैक बॉक्स के अंदर एक बहुत छोटा सा होल रखा जाता है और अंदर कैविटी को भी ब्लैक करते हैं सूटिंग के थ्रू. सूट होता है जैसे कैंडल जलती है उसके ऊपर फ्लेम पे जो छोटा सा स्मोक होता है सिमिलरली स्पिरिट लैंप्स के साथ. तो उसके साथ बेसिकली इन्होंने प्रिपेयर किया साइंटिस्ट ने एक सिस्टम जिसको ब्लैक बॉडी का नेम दिया, और उसने स्क्वायर शेप बॉक्स को आउटसाइड एंड इनर उसकी सारी की सारी वॉल्स जो हैं उनको सूटिंग के जरिए बिल्कुल ब्लैक किया, और यहाँ पे एक छोटा सा होल रखा फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन. तो दे ऑब्जर्व दैट इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे अंदर एंटर होने के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में पार्ट वाइज यहाँ पे इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ब्लैक
जो बॉडी है की ये स्पेशलिटी कि उसपे जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होती है वो अपनी इस कलर की वजह से उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। तो इंसिडेंट रेडिएशन सारी की सारी इसके अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब होगी, और जब इन सारी रेडिएशन की नेचर को स्मॉल होल कैविटी के थ्रू जो रेडिएशन अंदर इंसिडेंट हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसे जब ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, तो उसको नेम दिया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं और डायग्राम भी कहते हैं। कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपको इसके रिलेशन के लिए आ सकता है। तो देयर रिजल्ट पर लाइक दिस, उसमें ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने की कि जब ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द वेवलेंथ एंड एमिटेड रेडिएशन एनर्जी, जो वाई एक्सिस पे है इंटेंसिटी के बिटवीन और वेवलेंथ के बिटवीन जब ग्राफ प्लॉट हुआ, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती जाती है, यानी कि विद इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है। आप सबसे पहले अगर इस टेम्परेचर को देखें 3000 केल्विन टेम्परेचर पर वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर 0.5 से थोड़ा सा यहाँ से पीछे से लेकर इसकी रेंज 3 तक है। तो जैसे ही टेम्परेचर 4000 होता है 0.5 से और बैकवर्ड मूव करके वेवलेंथ और शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होगी। बेसिकली इस कर्व में हमारा कंसर्न इन पीक के साथ है कि हाईएस्ट इंटेंसिटी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन जो है उसकी अगर वेवलेंथ को देखें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो भी शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि शॉर्टर साइड पर। तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों जो है वो वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट होती हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि वो शॉर्टर लोअर टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन एमिशन क्यों होती है और हायर टेम्परेचर पर शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन एमिशन क्यों होती है। तो इसको इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से सक्सेसफुल जस्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बिकॉज इसके लिए डिफरेंट लॉज यहाँ पे अभी हम डिस्कस करके वो आए, जिसमें से कुछ जो है उनके रिजल्ट शॉर्टर वेवलेंथ के साथ मैच करते थे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और कुछ थेरीज के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लॉन्गर वेवलेंथ के साथ मैच करते थे। लेकिन जो थेरी परफेक्टली एक्सप्लेन करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को इस शिफ्ट को वेवलेंथ शिफ्ट को, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम उनकी बेसिक थ्योरीज देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर वेन्स की थी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वेन वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक लॉ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ डिराइव किया। अकॉर्डिंग टू हिज लॉ आपके पास एरिया अंडर द कर्व, ये जो ऊपर हमने कर्व्स देखे हैं वो सारी के सारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे, और एरिया अंडर द कर्व जो है टोटल रेडिएशन एमिशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये हमें नजर भी आ रहा है कि आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये था कि वेवलेंथ जो शिफ्ट है या वेवलेंथ जो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है उसका क्या प्रॉब्लम था, और लो टेम्परेचर पर हाई वेवलेंथ और हायर टेम्परेचर पर लो वेवलेंथ क्यों थी। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने वेन्स में इसमें वेवलेंथ और टेम्परेचर को इनवर्स रिलेशनशिप में शो किया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड इन उसको लैम्डा इनवर्स 1/t को जब मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू कांस्टेंट ही आल्सो कैलकुलेटेड कि विद सम स्पेसिफिक कांस्टेंट जैसे जैसे वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, टेम्परेचर जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज होने से आपके पास जो है उसमें चेंज आएगा, यानी कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता जाएगा वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है 2t, यानी कि जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी हायर टेम्परेचर पे उसका अगर प्रोडक्ट लें तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये इंक्रीज होती हैं वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ डिक्रीज होती हैं। तो ये इसको नेम दिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, बट वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ओनली एक्सप्लेन्स द शॉर्टर वेवलेंथ। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था कि लॉन्गर वेवलेंथ जो है उनमें किस रीजन की वजह से टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ आती है, ये नहीं था। फिर इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की स्टीफन ने, and he formulated the Stephen-Boltzmann law। इस के लॉ में जो है वो ये मेन स्टेटमेंट थी कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी radiated per second per square meter, plus he also formulated that this energy changes directly proportional to the fourth power of the temperature, and constant भी उन्होंने derive किया, that is known as Stephen-Boltzmann constant। लेकिन ये लॉ भी परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता था इन वेवलेंथ डिफरेंसेस को। तो इसी तरह रेलिजेंस जो हैं एक और साइंटिस्ट, उन्होंने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी है कि ही आल्सो फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी, और उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर इस तरह से ये एक आप कर्व की हेल्प से अब हम देखते हैं कि ये जो वेन्स थ्योरी थी इसको जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ मैच किया उनके स्पेक्ट्रम या कर्व के साथ, तो वेन्स थ्योरी ओनली एक्सप्लेन्स द शॉर्टर वेवलेंथ। और अगर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ आता है तो आपने इसमें यही बताना है कि इसमें रेलिजेंस थ्योरी मैचेस विद द
लॉन्गर वेवलेंथ एट लो टेम्परेचर्स। लेकिन रेलेजेंस की थ्योरी का जो कर्व था वो सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता था, शॉर्टर को एक्सप्लेन करने के लिए वो फेल हो गया। इसलिए इसको भी डिस्कार्ड तो नहीं किया अभी भी इन थ्योरीज पे, क्योंकि इनकी ही बेसिस पे फर्दर काम हुआ। लेकिन इसमें ये फॉल्ट था कि वेन्स एंड रेलिजेंस में कि दे कांट एक्सप्लेन कंप्लीटली द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लैंक्स कर्व है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी completely explains the shorter wavelength and longer wavelength as well। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो उसने एक्सप्लेन किया इसको, दोनों वेवलेंथ्स को। तो क्लास इसके बहुत इजी से पोस्टुलेट्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। इसमें सबसे पहले प्लैंक ने ये कहा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता, बल्कि ये जो एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि बंडल या पैकेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर कम होने से कम एनर्जी बंडल रिलीज होते हैं और ज्यादा होने से ज्यादा। तो एनर्जी के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो यूज किया कि इट इज ई इक्वल टू एच एफ, और उसके लिए एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको रिलेट किया कि एक्चुअली दिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी है, एंड नंबर ऑफ क्वांटम नंबर 1 2 3, यानी कि ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनको एक नंबर दे दिया। और वो कहा कि यहाँ पे ये जो चेंज है, डिफरेंट वेवलेंथ्स चेंज होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। उसका रीजन ये है कि हर एक टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही बंडल या क्वांटा की फॉर्म में, फोटोन जैसे होते हैं, फोटोन को भी हम एक क्वांटा ही बोलते हैं, उस फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो डिस्क्रीट होती है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, अलग अलग होती है। हर एक के अपना एक बंडल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देते हैं मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये पहला पोस्टुलेट था जिसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि क्यों इतना हो सकता है कि लो टेम्परेचर पर जाहिर बात है कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो शॉर्ट जो आपके पास एमिशंस होंगी वो लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी। डिस्प्लेसमेंट पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेव्स का ज्यादा होगा, लेकिन इनकी एनर्जी कम होगी। इसी तरह जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे उनकी एनर्जी, उसके टेम्परेचर को, तो एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वजह से डायरेक्टली इंक्रीज होगी। प्लस सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट वाज दैट कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रेडिएट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल्स। बिल्कुल ऐसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्बिट में मूव करते हुए जंप अप जब करता है तो वो एनर्जी गेन करके करता है, और जंप डाउन करता है तो वापस एनर्जी जो है वो रिलीज कर कर जंप डाउन करता है। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ यूनिट में एनर्जी इस तरह से रिलीज कर सकते हैं अगर उनके दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे अगर एक एनर्जी लेवल E1 है दूसरा E2 है, तो E2 माइनस E1 डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उनके ये लेवल्स एडजेसेंट लेवल्स के ऊपर उनकी ये जो एनर्जी एमिशंस हैं या उसकी चेंज इन वेवलेंथ आ रही है वो इसकी वजह से आती है। ये दो एनर्जी उसमें इसमें सिंपल सा वही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही दिया था कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी तब रेडिएट और एब्जॉर्ब करेगा जब वो अपना एनर्जी स्टेट को, यानी कि अपनी क्वांटम स्टेट, उन्होंने इस एनर्जी लेवल्स को क्वांटम स्टेट का नेम दिया, मतलब जहाँ पे एक लेवल से अगर दूसरे में जाएगा तो ही या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट आउट करेगा। सो सिंपल सा प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट था कि आपके पास ये जो एनर्जी इक्वल टू एच एफ है ये डिपेंड करती है कि आपके पास आपके मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से कितनी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ बंडल क्वांटा की फॉर्म में वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट होती है। लोअर टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ आती है, एनर्जी कम होती है, और हायर टेम्परेचर पे वेवलेंथ शॉर्ट इसलिए हो जाती है कि ज्यादा एनर्जी गेन कर लेती हैं आपकी जो है रेडिएशन, ज्यादा एमिशन जो है वो ज्यादा इस वजह से होती है कि एनर्जेटिक एमिशन होती है, और एनर्जेटिक होने की वजह से आपकी रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, वो जल्दी जल्दी एमिट आउट होते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।